नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन बिहार के इतिहास के क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार का जो क्लासेस जो चल रही थी वो समाप्त हो चुका है, प्राचीन बिहार का। अब जाकर हम लोग मध्यकालीन बिहार में आ चुके हैं, ठीक है। 5 से 6 क्लासेस होगी आपका मध्यकालीन बिहार का, इसमें आपका मध्यकालीन बिहार समाप्त हो जाएगा। मध्यकालीन बिहार का छोटा छोटा क्लास है, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, ठीक है। हालांकि 5 6 क्लासेस आपका प्राचीन बिहार का भी हुआ है, उसके बाद हम लोग किसमें जाएंगे, तो हम लोग उसके बाद आधुनिक बिहार में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी समाप्त करेंगे और इसी के साथ आपका बिहार स्पेशल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिहार स्पेशल में मूलतः दो सब्जेक्ट ही आपको कवर करना है अच्छे से। एक आपका इतिहास और दूसरा आपका ज्योग्राफी। पॉलिटी नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। वो सब आपका जो है ना, करंट वगैरह से कवर आपका इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन हो जाएगा। पॉलिटी में बहुत ही बेसिक पॉलिटी पढ़ना है। 1 से 2 क्लास में मैं कोशिश करूंगा पॉलिटी भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। और सबसे पहले जो आपको पढ़ना है पाल काल में बिहार, ठीक है। देखिए, पाल काल में जब हम बिहार पढ़ेंगे तो ये पाल वंश की स्थापना की बात करेंगे, बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में हुई थी, ठीक है। ये केवल बिहार में ही नहीं था और केवल बंगाल में नहीं था, दोनों क्षेत्रों में मतलब क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी के मध्य में हर्षवर्धन के साम्राज्य का विघटन हो गया, ठीक है। इसके पश्चात समस्त उत्तरी भारत में अराजकता फैल गई। जाहिर सी बात है, किसी प्रकार की केंद्रीय शक्ति जब समाप्त होती है तो उसके जाते ही अन्य क्षेत्रों में या फिर उस क्षेत्र में क्या होती है, अराजकता फैल जाती है, ठीक है। तो हर्षवर्धन का साम्राज्य का विघटन हो गया। उसके बाद संपूर्ण आप देखोगे पूर्वी क्षेत्र में, जो कि बिहार और बंगाल का मुख्यतः क्षेत्र था, वहां पे आपको अराजकता आपको देखने को मिलती है। इसी समय पूर्वी भारत बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ। पाल शासकों ने कन्नौज पे अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे, तो ध्यान में रखना इसमें राष्ट्रकूट थे, गुर्जर प्रतिहार थे और साथ में पाल शासक थे। लेकिन अंतिम रूप से सफलता किसे मिली, तो अंतिम रूप से सफलता गुर्जर प्रतिहार को मिली थी, ये भी ध्यान में रखना। ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो था किस क्षेत्र पे अधिकार को लेकर हुआ था, तो कन्नौज पे अधिकार को लेकर हुआ था। मैं एक बार रिवीजन भी करवाते रहूंगा, ठीक है। कन्नौज किसकी राजधानी थी, तो हर्ष की राजधानी जो थी कन्नौज थी, ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। और हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें जो पाल भी शामिल हुए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना। पाल शासकों ने किस धर्म का संरक्षण दिया, तो ध्यान में रखना बौद्ध धर्म का विशेष संरक्षण दिया। यहाँ पे विशेष इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण धर्म कह लीजिए या फिर हिंदू धर्म कह लीजिए, उसका उसको भी मतलब इन लोगों ने संरक्षण दिया था। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके प्रति इनकी नीति कठोर रही थी, ठीक है। लेकिन विशेष रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया था, जैसा कि हर्ष ने भी दिया था। अब आते हैं पाल वंश के प्रमुख शासक। तो सबसे प्रमुख शासक जो है गोपाल, ये पाल वंश के संस्थापक माने जाएंगे। इनका शासनकाल आपको ध्यान में रखना है, कब से कब तक है, तो ध्यान में रखना 750 से लेके 770 तक इनका शासनकाल रहेगा। पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ध्यान में रखना गोपाल। और इनका कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि इनके पिता या फिर इनके दादा शासक रहे थे, ठीक है। ये एक ऐसे शासक बने जाते हैं जिसको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, ठीक है। मतलब इन क्षेत्रों में अराजकता जब फैल गई थी, और अराजकता जब फैल गई थी और बाहरी आक्रमण का डर जब आने लगा, तो जनता ने मिलकर, मतलब कुछ लोग, मतलब पूरे जनता नहीं कह सकते, मतलब समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों ने मिलकर गोपाल को मतलब अपना क्या चुना था, अपना शासक चुना, ठीक है। तो कह सकते हैं गोपाल जो था प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनकर बनाया गया शासक था। उसने पाल वंश की सत्ता को बिहार में फैलाया तथा मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। ध्यान में रखना गोपाल के समय पाल वंश की राजधानी कहाँ पे थी, तो ये आपका मुंगेर में थी। ये मुंगेर एक बार और निकल कर आएगा, कब निकल कर आएगा, जब मीर कासिम मतलब मुंगेर में, ठीक है, राजधानी उठाकर ले जाएगा, उस समय भी मुंगेर चर्चा में रहेगा, ठीक है। फिलहाल गोपाल के समय पाल वंश की राजधानी कहाँ पे थी, तो मुंगेर में थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने बौद्ध विहारों को विशेष संरक्षण दिया, ध्यान में रखना। उसने उदंतपुरी महाविहार बिहार शरीफ में है, ध्यान में रखना, मध्यकाल में बौद्ध धर्म एवं विद्या के केंद्र के रूप में विकसित था, उसका निर्माण करवाया था। तो देखिए यहाँ पे जो पाल शासक जो रहेंगे
वो अपने समय किसी न किसी महाविहार का निर्माण करवाते हैं। इसी क्रम में गोपाल ने किस महाविहार का निर्माण करवाया, तो ध्यान में रखना उदंतपुरी महाविहार। कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना ये आपका बिहार शरीफ में है, ध्यान में रखना। अतीश दीपांकर, अतीश दीपांकर श्री ज्ञान आदि उदंतपुरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। ये कुछ प्रमुख बौद्ध भिक्षु है, या फिर बौद्ध संत कह लीजिए, या फिर बौद्ध विद्वान कह लीजिए, जिसका नाम है अतीश दीपांकर श्री ज्ञान। ये किस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे थे, छात्र रहे थे, तो ध्यान में रखना उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, बिहार शरीफ में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ध्यान में रखना गोपाल के द्वारा करवाया गया। गोपाल का शासन काल कब से कब तक है, तो ध्यान में रखना 750 से लेके 770 तक इसका शासन काल रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना। इन्हें 11वीं शताब्दी में तिब्बत के शासक के निमंत्रण पर वहां भेजा गया था। बौद्ध धर्म के तांत्रिक के रूप में प्रचार प्रसार में इसका विशेष योगदान था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये आपका बौद्ध धर्म में तांत्रिक के प्रचार प्रसार का केंद्र भी था। ठीक है, अतीश दीपांकर श्री ज्ञान की बात करेंगे, अतीश हो गए या फिर दीपांकर श्री ज्ञान की बात करेंगे, इन्हें 11वीं शताब्दी में तिब्बत के शासक के निमंत्रण पे वहां भेजा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना, मतलब ये तिब्बत भी गए थे। अब आते दूसरे शासक की बात करेंगे, धर्मपाल, जो कि गोपाल का पुत्र था। शासनकाल कब से कब तक है, तो 770 से लेके 810 तक इसका शासनकाल रहेगा, 30 वर्षों तक का 40 वर्षों तक का इसका शासनकाल रहेगा। ठीक है, गोपाल के उपरांत उसका पुत्र धर्मपाल 770 में शासक बना। धर्मपाल पहला शासक था जिसने कन्नौज में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ठीक है, कन्नौज पर अधिकार के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, उसमें पार्टिसिपेट करने वाला, उसमें भाग लेने वाला पहला पाल शासक कौन था, तो ध्यान में रखना वो आपका धर्मपाल था। तथा कन्नौज में इंदिरा युद्ध की जगह चकरा युद्ध को बैठाकर उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि ली, पर आगे चल के प्रतिहार, नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूट ध्रुव से हार गया। ठीक है, शुरुआती दौर में तो ये जीत भी गए, और वहां पे मतलब कन्नौज में इंदिरा युद्ध की जगह चकरा युद्ध को बैठाकर उन्होंने मतलब कौन सी उपाधि धारण कर ली, जो जिसका कन्नौज पर अधिकार होता तो उसको उत्तरापथ का स्वामी कहते थे। ठीक है, तो जैसे कन्नौज पे इसका अधिकार हुआ, उसी तरह से इसने कौन सी उपाधि धारण की, उत्तरापथ स्वामिन उपाधि धारण करी। लेकिन आगे चल के प्रतिहार शासक जो था, इसका नाम था नागभट्ट द्वितीय, बहुत शक्तिशाली था, और साथ में राष्ट्रकूट शासक जो था ध्रुव, उससे हार गया। उसके बाद मतलब क्या हुआ, इसको मतलब क्या छोड़ना पड़ा, तो इसको कन्नौज छोड़ना पड़ा। ठीक है, 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। रीजन क्या था, क्योंकि कभी ना कभी इसका अधिकार जो था कन्नौज पे था, तो इसीलिए इसको उत्तरापथ की स्वामी कह के भी संबोधित किया है गुजराती कवि, जिसका नाम है सोडल। धर्मपाल की बात करेंगे तो ये भी बौद्ध मतानुयायी था। उसने कई मठ तथा बौद्ध विहार इन्होंने भी बनाए। ठीक है, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय, ठीक है, इसी को जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना भागलपुर में है। तथा सोमपुरी महाविहार, ये सोमपुरी की बात करेंगे, बंगाल में नहीं है, बांग्लादेश में है। ठीक है, इसको आप नोट करना, सोमपुरी ये आपको बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये सोमपुरी कहाँ पे है, तो बांग्लादेश में है। ठीक है, ये दोनों का निर्माण कराने के श्रेय धर्मपाल को जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, और सोमपुरी महाविहार की बात करेंगे जो कि बांग्लादेश में है। ठीक है, उस समय बंगाल, अभी बांग्लादेश, इसका निर्माण कराने का श्रेय किसे जाता है, तो ध्यान में रखना धर्मपाल को जाता है, बिल्कुल भी आप न भूलेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का ब्रजियन संप्रदाय का विकसित हुआ। अगर ये भी पूछा जाएगा, बताओ विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के किस शाखा के लिए प्रसिद्ध था, तो ध्यान में रखना ब्रजियान शाखा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा शाखा हो जाएगा, ब्रजियान शाखा। यहाँ खगोल, तर्क, कानून, व्याकरण एवं दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के कुलपति दिवंकर श्री ज्ञान थे। ठीक है, ये विक्रम शिला जो विश्वविद्यालय जो थे, इनके कुलपति का नाम क्या था, दिवंकर श्री ज्ञान। वही दिवंकर श्री ज्ञान है जिन्होंने कहाँ से शिक्षा ली थी, उदंतपुरी महाविहार से शिक्षा ली थी, या फिर उदंतपुरी विश्वविद्यालय से शिक्षा ली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी भी भूलेंगे नहीं।
जिनका निर्माण किसने करवाया था? गोपाल ने। वही आगे चल के मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ये कुलपति भी हुए। ठीक है। इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आगे चल के बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के तो नष्ट किया ही, साथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया किसने? बख्तियार खिलजी ने। धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को, ध्यान में रखना, क्या किया था? 200 गांव तथा विक्रमशिला महाविहार को 100 गांव दान स्वरूप दिए थे। ठीक है। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पहले हो गई थी, आपको ध्यान में रखना। उसकी स्थापना करने का श्रेय कुमारगुप्त को जाता है। ठीक है। लेकिन उसका संरक्षण जो है सो मतलब धर्मपाल के दौरान भी मिल रहा था। मतलब पाल शासक जो थे नालंदा महाविहार को भी संरक्षण दे रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने 200 गांव दान में दिए थे ताकि महाविहार का भरण पोषण होते रहे। साथ में विक्रमशिला महाविहार को भी 100 गांव दान स्वरूप दिए गए थे। धर्मपाल को परम परम सौगात कहा गया है। इसी की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र रहता था। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है। अब आगे के जो शासक जो आएंगे वो फिर से देवपाल आते हैं। देवपाल 810 से लेके 850 ईस्वी तक शासक रहे। धर्मपाल, सॉरी, धर्मपाल के जो उत्तराधिकारी जो हुए उनका नाम देवपाल है। उत्तराधिकारी के तौर पे देवपाल गद्दी पे बैठा, राजगद्दी पे बैठा। इसने मुंगेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। देवपाल ने भी कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो अपने पिता की तरह, धर्मपाल की तरह ये भी मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया। और इसकी भी राजधानी कहाँ थी? इसकी भी राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर ही थी। देवपाल ने विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए पूर्वोत्तर में प्रयाग ज्योतिषपुर, जिसको हम लोग असम कहते हैं, कामरूप प्रदेश कहते हैं, वहां पे उत्तर में नेपाल तथा पूर्वी सागर तट पर ओडिशा तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। तो इसके समय मतलब क्या था? पाल वंश का विस्तार हुआ। कैसे कैसे विस्तार हुआ? तो सबसे पहले देवपाल ने विस्तारवादी नीति को अपनाया, साम्राज्यवादी नीति भी कह सकते हो। पूर्वोत्तर में प्रयाग ज्योतिषपुर, जिसको असम कामरूप कहते हैं, उत्तर में नेपाल हो गया, पूर्वी सागर तट पर ओडिशा जो कि पूरब में पड़ता है, वहां तक इन्होंने क्या किया? अपने सत्ता का विस्तार किया। विदेशी यात्री सुलेमान ने देवपाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सुलेमान की बात करेंगे, विदेशी यात्री है, देवपाल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो देता है। मतलब उनके शासन संबंधी जानकारी सुलेमान के लेखनी से पता चलता है। देवपाल के शासनकाल में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। ठीक है, ये यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। ठीक है। जावा सुमित्रा, जो कि वर्तमान में जो इंडोनेशिया का जो क्षेत्र जो है वहां का शासक हुआ करता था, जिसका नाम है बालपुत्र देव। ठीक है। बालपुत्र देव किस वंश से आता था? तो शैलेंद्र वंशीय वंश से आता था। ये भी बौद्ध धर्म को पालन करते थे। तो नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाना था, तो देवपाल से सबसे पहले तो बौद्ध विहार के देख रेख के लिए आग्रह की, और साथ में 5 गांव अनुदान में भी दिए थे। ठीक है, किसके कहने पे? तो ध्यान में रखना, बालपुत्र देव के आग्रह पे। ठीक है। देवपाल भी बौद्ध धर्मावलंबी था। बौद्ध धर्म का प्रचार के कारण इसे दूसरा अशोक भी कहा जाता है। यह भी ध्यान में रखना, बौद्ध धर्म का इसने बहुत दूर तक प्रचार किया था, इसलिए इसको दूसरा अशोक भी कहते हैं। देवपाल के उपरांत पाल वंश का पतन प्रारंभ हो गया। महेंद्र पाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पे अधिकार कर लिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा था उसमें अंतिम रूप से जीत किसकी हुई? तो मतलब गुर्जर प्रतिहारों को हुई थी, ध्यान में रखना। अब आते हैं महिपाल प्रथम। 988 ईस्वी में महिपाल प्रथम शासक बना। इसके शासनकाल में पाल वंश का दोबारा अभ्युदय हुआ। ठीक है, बीच में कुछ समय के लिए पतन तो हो गया था, लेकिन इसके शासनकाल में पाल वंश का दोबारा अभ्युदय हुआ। फलतः महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता। प्रथम संस्थापक तो आप लोग जानते हैं गोपाल था, लेकिन उसको दूसरा संस्थापक कहा जाता महिपाल को, क्योंकि महिपाल के समय पाल वंश का फिर से अभ्युदय हुआ। उसके समस्त बंगाल में मगध पर शासन किया, पर यह चोल शासक राजेंद्र प्रथम से पराजित हुआ। ठीक है। यही महिपाल को जो पराजित जब करते हैं चोल शासक राजेंद्र प्रथम, तो वो कौन से उपाधि धारण करते हैं? गंगाई कोंड की। ठीक है, गंगाई कोंड की उपाधि धारण करते हैं।
गंगईकोंड चोलपुरम नाम से एक शहर, एक नगर भी स्थापित करते हैं, नहीं? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बंगाल के जो शासक जो था महिपाल प्रथम, इसी को राजेंद्र चोल पराजित करता है और गंगईकोंड की उपाधि धारण करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जो भी मुझे ध्यान में है, मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताते चलता हूँ, उससे आप याद रखिए। अब आते हैं रामपाल, इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक। इसके समय में कवर्त विद्रोह हुआ, ठीक है। चर्चा की बात करेंगे तो संध्याकर नंदी की जो किताब है रामचरितम, ठीक है, ध्यान में रखना, उसमें इसके बारे में आपको जानकारी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कैवर्त विद्रोह किसके समय हुआ, तो ध्यान रखना रामपाल के समय में। रामपाल के निधन के उपरांत गहरवालों ने बिहार में शाहाबाद और गया तक अपनी सत्ता विस्तार कर लिया। साथ ही सेन शासकों ने भी अपनी सत्ता का विस्तार किया, ठीक है। सेन वंश भी कहाँ पे कार्यरत थी, तो वो भी मतलब बंगाल में ही थी। इसी अराजकता के वातावरण में बिहार पर तुर्कों का आक्रमण जो है प्रारंभ हो गया। मुख्यतः बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है आगे चल के आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है पाल वंश का सत्ता जो है बिहार में क्या होता है, समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है गोपाल के बारे में, शासनकाल कब से कब तक, 750 से लेकर 770 तक। कौन से महाविहार का निर्माण करवाया, उदंतपुरी, ठीक है। अतीश दीपांकर श्रीज्ञान कहाँ के छात्र थे, तो उदंतपुरी के थे, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद धर्मपाल 770 से लेके 810 तक, ठीक है। कन्नौज किले को जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, उसमें सबसे पहले पार्टिसिपेट किसने किया, तो धर्मपाल ने किया, ठीक है। सोड्डल ने धर्मपाल को क्या कहा, जो कि गुजराती कवि था, तो उत्तरापथ का स्वामी। क्या इसने कभी कन्नौज पर अधिकार किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन बाद में जाके राजपूत शासक ध्रुव से और साथ में प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड से पराजित हो गया, ठीक है। और धर्मपाल ने कुछ मतलब विश्वविद्यालय के निर्माण करवाया था, तो ध्यान रखना वो विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला। सोमपुरा महाविहार का निर्माण किसने करवाया, वो भी मतलब धर्मपाल ने, जो कि बांग्लादेश में है, ठीक है। और इसके समय में आप ध्यान में रखना, जब विक्रमशिला महा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, तो ध्यान रखा दीपिंकर दिवांकर श्रीज्ञान, ठीक है। 100 गांव किस महाविहार को देखरेख के लिए दिए, तो विक्रमशिला। नालंदा महाविहार के देखरेख के लिए कितने दिए, 200 गांव, ठीक है। धर्मपाल को क्या कहा गया था, परम सौगात कहा गया, ठीक है। बौद्ध लेखक जो इसके दरबार में रहता था, उसका नाम क्या था, हरिभद्र था। देवपाल की बात करेंगे तो इसके समय पाल सत्ता का मतलब क्या हुआ, तो एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में करना। राजधानी कहाँ थी इस दौरान, तो मुंगेर ही राजधानी थी। शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव ने किससे आग्रह किया भाई 5 गांव अनुदान के देने के लिए नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए, तो देवपाल से, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना। उसके बाद पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, तो ध्यान रखना महिपाल प्रथम को माना जाता है, ठीक है। अंतिम अगर बात करेंगे महत्वपूर्ण शासक जो था रामपाल था, जो कि मैंने आपको बताया ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार में मध्यकालीन क्षेत्रीय राजवंश, ठीक है। इसमें कर्नाट वगैरह जो था सब कुछ इसी में आ जाएगा, जिससे कई बार एग्जाम में आपको प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। शुक्रिया, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में।